समय है, ये कानून लागू नहीं हुआ है, ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। उसी कानून को आज हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से कमज़ोर बना दिया गया। तो ये कानून तो पिछले 20 साल से चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त कानून है लोगों के लिए। इस कानून को ही कमज़ोर कर दिया गया है। सरकार ने कह दिया आप अब से कोई भी व्यक्तिगत सूचना नहीं ले सकते कि इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा था कि गलत लोगों के नाम ऐड हो रहे हैं वोटर लिस्ट में और गलत लोगों के डिलीट हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। देश में क्या कुछ बदल गया है और क्या कुछ बदल रहा है, जिसकी खबर देश की जनता को नहीं है। मोदी सरकार ने लगातार ये दावे किए थे कि जो तीसरा कार्यकाल होगा वो बहुत बड़ा रहने वाला है, बहुत बड़े बदलाव होंगे, कई नए कानून बनेंगे। लेकिन क्या मोदी सरकार ऐसे कानून को लेकर आएगी या फिर ऐसे संशोधन करेगी कि देश की आम जनता के जो अधिकार हैं, जो संविधान मौलिक अधिकार देता है, उन अधिकारों का हनन होगा? ऐसा ही एक बिल अब केंद्र सरकार लेकर आई है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। और इसी के साथ RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट के अधिकार हमें अधिकार देता था कि हम कोई भी जानकारी निकाल सकते थे कि केंद्र सरकार या फिर कोई भी राज्य की सरकार क्या कर रही है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ विकास के नाम पर कितना पैसा खर्च हुआ है, इसकी जानकारी जो आम जनता हासिल करती थी अब उस पर भी रोक लगा दी गई है। तमाम चीज़ों पर जानकारी लेने के लिए इस वक्त बारीकी से समझने के लिए मेरे साथ अंजलि भारद्वाज जी हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पारदर्शिता के लिए और जवाबदेही के मुद्दों के लिए लगातार अपनी आवाज़ को उठाती रही हैं। और अब जब ये बिल केंद्र सरकार लेकर आना चाहती है या ला चुकी है लगभग, उसको लेकर भी अंजलि जी लगातार केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, हम अक्सर बात करते रहे हैं, चाहे वो चंदा धंधा वाली बात हो या फिर देश के अंदर कोई भी बड़े मुद्दे हों, लेकिन इस बार जो केंद्र सरकार बिल लाना चाहती है उस बिल को थोड़ा सा मेरे दर्शकों को समझाइएगा मैम कि क्या पहले होता था और अब जब चेंजेस आ रहे हैं तो क्या कुछ हनन होने वाला है लोगों के अधिकारों का? जी, देखिए नफीसा, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, पूरे देश के लिए अहम मुद्दा है, क्योंकि ये लोकतंत्र के ऊपर चोट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार जो है एक बिल लेकर आई और पार्लियामेंट में वो पास हो गया बिल 2023 में। अब सरकार उसे लागू करने वाली है उस कानून को। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये इतना टेक्निकल कानून है और इतना ज़्यादा और चीज़ों के ऊपर ध्यान भटकाया जाता है लोगों का, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये कानून बन चुका है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून, जिसको हम डेटा प्रोटेक्शन कानून कहते हैं। सरकार ये कहकर इस बिल को लाई और पार्लियामेंट में इसको रैम थ्रू किया गया कि देखिए लोगों का डेटा प्रोटेक्ट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब इसको तो सभी लोग मानते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके के कॉल्स आते रहते हैं, फ्रॉड होता है, डिजिटल फ्रॉड होता है, तो लोगों का डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो इस कानून को जब पास किया गया पार्लियामेंट में 2023 में, लेकिन इसके अंदर ऐसी भयानक चीज़ें ले आई सरकार जिसका डेटा प्रोटेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। और इसको अब कानून को सरकार लागू करने जा रही है, रूल्स बना रही है, जिससे ये कानून अब लागू हो जाएगा। सुना जा रहा है कि इसी महीने में ये कानून लागू होने के पूरे संभावना है। इस कानून में क्या लिखा है? सबसे पहली चीज़ जिसका विरोध सब जगह हो रहा है, कानून में लिख दिया गया कि सूचना के अधिकार को संशोधित किया जाता है। अब सूचना का अधिकार कानून तो एक ऐसा कानून रहा है जो लोगों के हाथ में औजार रहा है भ्रष्टाचार को उजागर करने का। जो भी कहीं पे मानव अधिकार हनन हो रहे हैं उसके बारे में लोग सूचनाएं निकालते हैं और उसके ज़रिए से सरकारों को जवाबदेह बनाते हैं। तो ये कानून तो पिछले 20 साल से चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त कानून है लोगों के लिए। इस कानून को ही कमज़ोर कर दिया गया है ये जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया है इसके तहत। अब वो क्या कैसे हुआ है, बहुत संक्षिप्त में मैं बता दूं। देखिए, सूचना के अधिकार कानून में ऑलरेडी राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन को बैलेंस किया गया था। कानून में लिखा है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सूचना ले सकते हैं। अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाएं और आप कहें कि सबका डेटा हमें दे दीजिए, वो नहीं ले सकते, क्योंकि धारा 81J है सूचना के अधिकार कानून की,
जिसमें कि ये लिखा गया है कि ऐसी सूचना जिसका जनहित से कुछ लेना देना नहीं है, पब्लिक एक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है, या फिर किसी की निजता पर गलत तरीके का प्रहार करती है, मतलब कि अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी करती है, वो हम आरटीआई कानून में नहीं ले सकते। अब इस दायरे को पूरा बदल दिया गया। सरकार ने कह दिया आप अब से कोई भी व्यक्तिगत सूचना नहीं ले सकते। तो इसका मतलब तो ये है कि आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं हमारे देश में जो कि अरबों रुपए का लोन लेकर फरार हो जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से। अब आप और हम एक छोटा लोन भी लेंगे तो हम फरार होंगे, तो हमारे पीछे पूरा तंत्र लग जाएगा। इन लोगों का लोन राइट ऑफ कर दिया जाता है। बैंक कहते हैं आपका लोन राइट ऑफ है। तो लोग जानना चाहते हैं ये कौन लोग हैं जिनका लोन राइट ऑफ हो रहा है। तो आरटीआई एप्लीकेशन लगाई जाती है कि लिस्ट दीजिए किसका लोन राइट ऑफ हुआ। अब ये कहा जाएगा ये तो व्यक्तिगत सूचना है, उनकी सूचना हम आपको कैसे दे दें, तो हमें सूचना नहीं दी जाएगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी समस्या हुई और कितने कंसर्न्स रेज हुए कि इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा था कि गलत लोगों के नाम ऐड हो रहे हैं वोटर लिस्ट में और गलत लोगों के डिलीट हो रहे हैं। तो ये जो है ये इलेक्टोरल फ्रॉड बन जाती है ऐसी समस्या। तो इसको कैसे समाधान किया जाएगा? इसके लिए वोटर लिस्ट की ज़रूरत होती है। अब सरकार कहेगी वोटर लिस्ट में तो व्यक्तिगत सूचना है, उसमें तो आपका नाम है, पता है, फोटोग्राफ है, तो हम इसको लोगों के साथ मुहैया नहीं कराएंगे। अब अगर ये लिस्टें लोगों के पास नहीं होंगी तो वो कैसे पकड़ेंगे कि गलत लोग आ गए हैं इस लिस्ट में और गलत का डिलीशन हुआ है? तो ये सारी सूचनाएं जो हैं ये लोग लगातार सरकार की सूचनाएं निकालते हैं और उससे जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, करप्शन को, फ्रॉड को रोकते हैं। अब ये जो संशोधन लेकर आई है सरकार सूचना के अधिकार कानून में, इससे तो भ्रष्टाचार को उजागर करना नामुमकिन हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि ये डेटा प्रोटेक्शन कानून कम है, ये भ्रष्टाचार प्रोटेक्शन कानून ज़्यादा हो गया है। क्योंकि इससे तो जो लोग सब, मोदी जी तो कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, उन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जो एक कानून जिसने देश के सभी लोगों को सशक्त किया कि वो भ्रष्टाचार को उजागर करें, उससे लड़ाई लड़ सकें, उसी कानून को आज हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से कमज़ोर बना दिया गया। ये संशोधन कह रहा है कि आप कोई भी व्यक्तिगत सूचना अब सूचना के अधिकार कानून के तहत नहीं ले सकते। आप ये सोचिए कि इतने बड़े बड़े पुल गिर जाते हैं, अब उन पुल को किसने बनाया ये लोग जानना चाहते हैं। किसने उन पुल की जो सैंक्शन था उन भ्रष्ट लोगों को किसने दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स को? अब कहा जाएगा ये तो व्यक्तिगत सूचना है, इसमें तो नाम है, हम नहीं देंगे। तो भ्रष्टाचार तो अब देखिए खत्म हो गया, लोगों की लड़ाई अब इसके ऊपर नहीं चल सकती सूचना के अधिकार कानून से। तो यही सबसे बड़ी इस कानून की कमी है। और भी बहुत सारी चिंता की बातें हैं जिसके अंदर इंक्लूडेड है जर्नलिस्टिक जो पूरा काम है, आपके जैसे जर्नलिस्ट जो करते हैं, खोजी पत्रकार जो काम करते हैं, उस पर एक बड़ी चोट लगेगी तरीकों को। ये कितना सही है और ऐसे में पत्रकारों पर जो डंडा सरकार लाना चाहती है उसके पीछे मंशा क्या है? देखिए सीधी सी बात है कि डेटा प्रोटेक्शन कानून केवल हमारे देश में नहीं आया है, विदेशों में भी बहुत जगह पर डेटा प्रोटेक्शन कानून है, लेकिन वहाँ पर जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि डेटा प्रोटेक्शन कानून में लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्तिगत सूचना कलेक्ट करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, जाकर खोजी पत्रकारिता में लोग अपना सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, उसमें अगर व्यक्तिगत सूचना इकट्ठी की जाती है तो वो सूचना जो है इकट्ठा करने वाला जो है उसको डेटा फिडुशियरी कहा जाएगा। और डेटा फिडुशियरी को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, कंसेंट लेना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। और अगर ये वो नहीं करा पाते या फिर कोई उनके खिलाफ शिकायत कर देता है कि इस कानून का उल्लंघन हुआ है, तो वो शिकायत जो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जाएगी। और ये बोर्ड जो है ये पूरी तरह से सरकारी बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। और इस बोर्ड के पास ताकत दी गई है कि 250 करोड़ जो कि डबल होके 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी वो लगा सकते हैं। तो अब ये समस्या है कि अगर ये कहा जा रहा है कि वो 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी जो कि डबल होके 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी बोर्ड लगा सकता है, तो कोई खोजी पत्रकार हैं या कोई और पत्रकार हैं जो कि भ्रष्ट लोगों का नाम उजागर कर देते हैं, तो वो जब उजागर कर रहे हैं लोगों के नाम, तो ये
भ्रष्ट लोग जो हैं वो जाके शिकायत कर देंगे कि मैंने तो अनुमति नहीं दी कि आप मेरा नाम इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये एक बड़ा सवाल है। मतलब ये तो भ्रष्टाचार उजागर करने वाले जो लोग काम कर रहे हैं, पत्रकार, उनके ऊपर भी पूरी तरह से प्रहार हो रहा है। जैसे मैम मैं इसी उस पे आपकी बात पे एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे मैं पत्रकार हूँ, कोई भ्रष्टाचार का मामला आया है, जानकारी मैंने हासिल की, अगर मैं उसका नाम छाप देती हूँ बिना सरकार या उस व्यक्ति की परमिशन के बिना, तो फिर मुझ पे किस तरीके का एक्शन इस कानून के तहत लिया जाए? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपको कहीं पे मालूम पड़ता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और आप उन भ्रष्टाचारी लोगों के नाम सबको बताना चाहती हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो आपको पहले अनुमति लेनी पड़ेगी उनसे कि क्या मैं आपके नाम बता दूं। अगर वो आपको अनुमति नहीं देंगे, जो कि हम जानते हैं कि वो भ्रष्ट हैं, वो क्यों अनुमति देंगे, तो फिर आपके ऊपर वो शिकायत कर सकते हैं कि मेरी अनुमति बिना आपने मेरा नाम छाप दिया, मेरा नाम बोल दिया और आपने इस कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए आपकी शिकायत की जा सकती है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में। और वो जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, जो कि पूरी तरह से सरकारी बोर्ड है, वो आप पर 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता है। तो आप बताइए कि कौन सा मीडिया हाउस आज है, कौन से पत्रकार आज हैं जो कि इतने बड़े बड़े फाइन जो हैं वो पे कर पाएंगे। और ये 500 करोड़ हर एक केस ऑफ वायलेशन पर है। तो आप सोचिए, किसी के ऊपर 10 शिकायतें हो गई तो 5,000 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है उनके ऊपर। तो ये तो पूरी तरह से पत्रकारिता को चौपट करने की ये एक आयोजन किया जा रहा है। और इसकी समस्या क्या है? देखिए, इस कानून में सरकार ने के पास ये पावर हो गई कि केंद्र सरकार तय करेगी कौन इस कानून में कवर होगा और कौन इसके प्रावधान कई हैं उनमें से बाहर रहेगा। तो जो मीडिया हाउस जो सरकार की जय जयकार करेंगे, उनका प्रोपेगेंडा चलाएंगे, उनको तो बाहर कर दिया जाएगा, उनको तो कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं। पर जो कोई लोग जो सरकार को आईना दिखाएंगे, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, आपके जैसे लोग हैं जो कि आईना दिखाते हैं सरकारों को लगातार, उनके ऊपर ये कानून लागू होगा और ये फाइन लग सकते हैं। तो बिल्कुल मैम, केंद्र सरकार खासकर पीएम मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे की मुहिम छेड़ी हुई है उन्होंने कि एक भी भ्रष्टाचारी को बचने नहीं दूंगा, जेल के अंदर डालूंगा। लेकिन मैम, जब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आता है तो इस एक्ट के जरिए सरकार किसको प्रोटेक्शन देना चाहती है, अहम सवाल हो जाता है। देखिए, इस कानून के जो प्रावधान हैं इनको पढ़कर तो यही समझ में आ रहा है कि सरकार डेटा प्रोटेक्शन की तरफ भी संगीन नहीं है। अगर सरकार वास्तव में डेटा प्रोटेक्ट करना चाहती तो सबसे ज़्यादा पर्सनल डेटा तो सरकार के पास ही होता है। UIDAI के पास आधार का जो पूरा डेटा है, बायोमेट्रिक डेटा है, वो उनके पास है। जियो जैसी कंपनियां जो हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की कंपनियां, उनके पास ये बड़ा डेटा होता है। अब सरकार कह रही है कि हम तय करेंगे कि कौन इस कानून के दायरे में आएगा और कौन नहीं आएगा। तो ये तो बहुत अजीब बात हो गई कि डेटा हमारा अगर UIDAI के पास है या किसी कंपनी के पास है, सरकार उसको कह सकती है कि ये तो कवर्ड ही नहीं है, तो डेटा कैसे प्रोटेक्ट हुआ? ये तो फिर सरकार जो है वो बड़ी सिलेक्टिवली कह रही है कि हम ये डेटा प्रोटेक्ट करने, ये वाला डेटा प्रोटेक्ट होगा, ये वाला नहीं होगा। तो मतलब डेटा प्रोटेक्शन का कानून तो इसमें नहीं हो रहा। अब ये कहकर, जैसा मैंने आपको कहा कि डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सरकार जो है वो ऐसे पत्रकारों पर, ऐसे एक्टिविस्ट पर, ऐसे कार्यकर्ताओं पर जो कि आईना दिखा रहे हैं सरकार को, जो कि भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को उजागर कर रहे हैं, उन पर एक तलवार लटका दी गई है कि अगर आप ऐसी बात करेंगे जो सरकार को पसंद नहीं है तो सरकार भी शिकायत कर सकती है और जिसका डेटा का उल्लंघन हुआ है वो भी शिकायत कर सकते हो। मतलब आपके ऊपर शिकायतें जाएंगी और आप पर ये बड़े बड़े फाइन लग जाएंगे। सरकार अपनी जवाबदेही तय करने की जगह और कमज़ोर करती जा रही है। बिल्कुल। सूचना का अधिकार कानून जिसके बारे में हमने बात शुरू करी, वो कानून तो आया ही सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए है। अब उस कानून को इस कदर अगर कमज़ोर बनाया जाएगा तो फिर तो कैसे जवाबदेही होगी? तो सरकार जो है ये कानून लेकर आई है और इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये कानून जो है सरकार अपनी जवाबदेही
कम कर रही है इसके थ्रू, और पूरी तरह से डेटा पर कंट्रोल कर रही है सरकार। मैम, ये सेक्शन 44(3) क्या है जिसको लेकर इंडिया अलायंस भी एकजुट है और ये मांग कर रहा है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए? इस एक्ट के जरिए क्या होता है? देखिए, सेक्शन 44(3) जो है डेटा प्रोटेक्शन कानून का, इसमें लिखा है कि सूचना के अधिकार को संशोधित किया जाएगा। सूचना के अधिकार कानून के तहत अब हमें कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं मिलेगी, ये लिखा है सेक्शन 44(3) ऑफ डीपीडीपी एक्ट में। तो अब जो बात सिविल सोसाइटी और सभी नागरिक बहुत समय से कह रहे हैं कि इस तरीके का जो कानून है उसमें बदलाव जो आप ला रहे हैं सूचना के अधिकार में, ये तो गैर लोकतांत्रिक है, इसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ऑपोजिशन पार्टीज बोल रही हैं, अब देर आए पर दुरुस्त आए हैं। हम तो कहते हैं सरकार को भी, बीजेपी को भी ये बात समझ जानी चाहिए कि ये जो सेक्शन 44(3) है, ये तो लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधानिक अधिकार है, सूचना का अधिकार, उसे ख़त्म कर रहा है। तो इसलिए इसके खिलाफ तो बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठने की ज़रूरत है। और यही बात जो है वो इंडिया अलायंस की पार्टियों ने भी अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, और एक पिटिशन भी साइन हुई है जिसके अंदर लिखा है कि सेक्शन 44(3) को ना लागू किया जाए, क्योंकि अगर सेक्शन 44(3) लागू हो गया तो हमारे सूचना के अधिकार कानून के ऊपर संशोधन होकर हमारा कानून बिल्कुल जो है कमज़ोर हो जाएगा। जी, और क्या प्रावधान है? क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत की कुछ उम्मीद है? क्या इस बिल को लेकर अब कैसे आगे कदम उठाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने कहा, बहुत लोग इस कानून के बारे में जानते ही नहीं हैं। बहुत तकनीकी इसके अंदर बातें हैं। कई बार लोग इतने व्यस्त होते हैं और भी इतनी चीज़ों में उन्हें उलझाया जाता है कि उनके पास समय ही नहीं होता है इस तरीके के कानून को समझना, जबकि ये कानून इस देश के हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी है समझना। उनके अधिकारों के ऊपर इस कानून का इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी काम है कि लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि ये कानून आया है, इसमें क्या क्या तकलीफ़ें हैं, और लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। दूसरी चीज़ है कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन को भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप सोचिए कि आईटी सेल जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो तो चल ही नहीं सकते जब तक कि उनके पास लोगों के नाम नंबर नहीं हो। तो अब रूलिंग पार्टी जो है वो कहेगी हमारा आईटी सेल तो एग्जेम्प्ट हो गया, पर बाकी सारे आईटी सेल तो इसमें कवर हो गए, तो बाकी सब आईटी सेल हज़ारों करोड़ों रुपए के फ़ाइन देंगे क्या? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सोचना चाहिए कि हम काम कैसे करेंगे। उनका भी विरोध होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पॉलिटिकल ऑपोजिशन का एक बहुत अहम रोल होता है। इससे तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी ध्वस्त हो जाएगी। और तीसरी चीज़ है कि अगर सरकार नहीं सुनती अभी भी बात, क्योंकि अभी जो मंत्री हैं वैष्णव जी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कहते हुए कि इस कानून से सूचना के अधिकार को कोई धक्का नहीं पहुंचेगा। उन्होंने सेक्शन 44(3) का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने आरटीआई के सेक्शन 81J का नाम भी नहीं लिया। तो अगर इस तरीके का ही रवैया रहा और ये कानून लागू हो गया, तो फिर लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता। वो अपनी आवाज़ तो उठाएंगे ही, साथ ही में कोर्ट भी जाना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में तो यही सब तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने अधिकारों का जब हनन हो रहा हो तो उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कोर्ट्स में भी ये मुद्दा ज़रूर उठेगा अगर इसमें संशोधन नहीं किया गया सरकार द्वारा। ठीक है मैम, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ जो कि बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि यूपी की सरकार हमने देखी जो आरटीआई कानून लेकर आती है, जिससे हर नागरिक देश का ये मालूम जानकारी रखता है कि सरकार क्या कर रही है और देश में क्या चल रहा है। लेकिन एनडीए की सरकार इस कानून में संशोधन लाना चाहती है, करती है, नया कानून लेकर आती है, जिससे अब कोई भी व्यक्ति कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकता। दोनों ही सरकारों में आप क्या बड़ा फ़र्क देखती हैं और मंशा को कैसे देखती हैं दोनों सरकार की? क्योंकि नीति और नियत पीएम मोदी लगातार इस पर बड़े बड़े प्रवचन देते रहते हैं। देखिए, सूचना का अधिकार कानून यूपीए सरकार में आया। ये भी सच है कि कोई सरकार अपनी खुशी से ऐसा कानून नहीं लाती है। लोगों ने लगातार इस पर सालों साल इस पर मुहिम चलाया, तब जाकर ये कानून आया
सूचना का अधिकार कानून 2005 में यूपीए सरकार लाई। अब ये बिल्कुल सही बात है कि यूपीए सरकार की बहुत सारी उनको समस्याओं को झेलना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार थे जो उजागर हुए इस कानून को लेकर। आप देखिए कितने सारे स्कैम सामने आए यूपीए सरकार के लिए, जो कि फाइनली कहा गया उसी के कारण यूपीए सरकार हार भी गई। लेकिन यूपीए सरकार ने इस कानून को संशोधित नहीं किया, डटी रही सरकार और कहती रही ठीक है, सूचना का अधिकार तो है लोगों को, अगर इससे कुछ उनको हानि भी हुई, उन्होंने इसको चेंज नहीं किया। अब एनडीए सरकार जो है, जो कहकर ये आई कि हम तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ही आ रहे हैं, वो एक ऐसा कानून जिसने लोगों के हाथ में ये हथियार दिया कि भ्रष्टाचार रुक जाए, उसी को ही बार बार संशोधित कर रही है। ये पहला संशोधन नहीं है नफीसा। 2019 में भी एनडीए सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को संशोधित किया और उसे कमज़ोर बनाया। इसमें कहा गया कि सारे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह, उनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सब कुछ जो सर्विस है, रिटायरमेंट बेनिफिट, सब अब केंद्र सरकार तय करेगी। तब भी बहुत आवाज़ उठी, लेकिन सरकार मानी नहीं और अब सरकार एक और संशोधन ले आई है। अब ये संशोधन हो गया तो फिर कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं मिलेगी लोगों का। व्यक्तिगत सूचना नहीं होगी तो भ्रष्टाचार कैसे उजागर होगा? तो ये तो मुझे लगता है कि अगर हम नीति और नियत को देखें तो कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आ रहा है। कह रही है सरकार और प्रधानमंत्री कि हम तो भ्रष्टाचार मिटा देंगे, वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं, जो वो नीति लेकर, कानून लेकर आ रहे हैं, उससे तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचारियों को उससे प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये मैंने इसीलिए कहा कि ये कानून जो है, डेटा प्रोटेक्शन कानून कम और भ्रष्टाचार प्रोटेक्शन कानून ज़्यादा लग रहा है। अब देख लेना चाहिए मोदी सरकार को कि क्या वो ऐसा कानून लेके आना चाहते हैं और लोग क्या क्या समझेंगे इससे। तो अगर उनकी नियत साफ है तो अभी भी मुझे लगता है समय है। ये कानून लागू नहीं हुआ है, ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। इस कानून को लागू करने से पहले इसका रिव्यू होना चाहिए, इसके अंदर कंसल्टेशन सही से होनी चाहिए और उसके बाद इस कानून को सही से ठीक ठाक करके उसे पार्लियामेंट से पारित करा के फिर लागू होना चाहिए। अगर इसी रूप में लागू हो जाता है तो साफ है कि ये तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने का कानून है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमें बारीकी से समझाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि देश भर में तकरीबन मुझे लगता है कि 95% लोग ऐसे होंगे जिनको इस बिल के बारे में, कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है। आप लोगों को इस बातचीत को सुनकर क्या समझ में आया, क्या आपकी राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।